क्या आपने कभी सोचा है कि आपके थॉट्स कहाँ से आते हैं? जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? डॉक्टर जो डिस्पेंजा के हिसाब से 35 साल की एज तक हमारी पर्सनालिटी का 95% हिस्सा एक मेमोराइज सेट ऑफ बिहेवियर्स, हैबिट्स और थॉट्स होता है, जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह ऑटोमेटिकली चलता रहता है। हमारे दिमाग में 60 to 70,000 थॉट्स डेली आते हैं और इसमें से भी 95% थॉट्स रिपीटेड होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में लेके जाएं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना होगा और इन्हीं 95% थॉट्स को रीप्रोग्राम करना होगा। ओनली देन यू विल गेट द सक्सेस यू डिजर्व। जो डिस्पेंजा की बुक से आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके थॉट्स कहाँ से आते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है और इसको आप कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं सिर्फ 28 डेज में। तो पहले समझते हैं कि आप हैं कौन, द साइंस ऑफ यू। ज़्यादातर लोग सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं अपनी लाइफ में, अपने एनवायरनमेंट में, अपने बॉडी में और टाइम पे। और इन 3 चीज़ों पे वो सिर्फ फोकस ही नहीं करते हैं, उनको लगता है कि यही चीज़ें वो हैं। हमें लगता है कि हम अपना एनवायरनमेंट है, कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ या मैं इस शहर में रहता हूँ। हमें लगता है कि हम अपनी बॉडी हैं, कि मैं अपना चेहरा मिरर में देखता हूँ, मेरा चेहरा इस कॉम्प्लेक्शन का है, मेरे हाथ इतने बड़े हैं और मैं वही हूँ जो इस बॉडी में रहता है। या हमें लगता है कि हम वो हैं जो हमारे पास्ट में हुआ है, कि मैं अपने कॉलेज में एक एथलीट हुआ करता था, मैं अपने पास्ट में एक टॉपर रह चुका हूँ। लेकिन अगर हमें अपनी लाइफ चेंज करनी है, सो यू हैव टू ब्रेक द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। इसका मतलब है कि हमें याद रखना हो कि हम अपने एनवायरनमेंट से, अपनी फीलिंग से और अपने पास्ट से कई ज़्यादा हैं। ये समझने के लिए डॉक्टर डिस्पेंजा हमें एक एग्जाम्पल देते हैं एटम का। एक एटम दिखने में एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जितना आप जूम करते जाते हैं उतना आपको उसके अंदर एम्प्टी स्पेस दिखाई देती है। असल में एक एटम 99.999% एनर्जी होता है और सिर्फ 0.0001% मैटर होता है। तो सिंस हम इंसान भी एटम से बने होते हैं, हम भी 99.999% एनर्जी हैं। मतलब कि यू आर प्योरली एनर्जी। और आपको ये चीज़ याद रखनी कि आपकी कॉन्शियसनेस एनर्जी है। टू ब्रेक द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, हमें अगली 3 चीज़ों को डिसमेंटल करना होगा। पहला है आपका एनवायरनमेंट। अगर आप सेम चीज़ बार बार करते रहते हो या सेम लोगों से बार बार मिलते रहते हो, तो आपके दिमाग में भी वही थॉट्स, वही इमोशंस आएंगे और अल्टीमेटली आपके एक्शंस भी सेम होंगे। तो एक होता है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि आपके आसपास कौन सी चीज़ें हैं, आप किस जगह पे रह रहे हो। और एक होता है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट, कि आप क्या सोचते हो और आप क्या इमेजिन कर सकते हो। हमारे दिमाग को इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता होता है। हमारे दिमाग के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम होता है। इसको प्रूव करने के लिए जो डिस्पेंजा हमें एक रिसर्च के बारे में बताते हैं। साइंटिस्ट ने 2 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप को उन्होंने 100 पियानो एक्सरसाइजेस करने को बोला 2 घंटे 5 दिन तक लगातार, और दूसरे ग्रुप को उन्होंने वही सेम एक्सरसाइजेस करने को बोला, लेकिन उनको पियानो नहीं दिया गया, उनको बस कहा गया कि मेंटली ये चीज़ इमेजिन करो। 5 दिन बाद उन दोनों ग्रुप्स का ब्रेन स्टडी किया गया। अब पहला ग्रुप जिसने एक्चुअली में कीबोर्ड को फिजिकली बजाया था, उनके दिमाग में चेंजेस दिखे करस्पॉन्डिंग टू जिस तरीके से उन्होंने पियानो बजाया था। ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज़ ये थी कि जिन लोगों ने सिर्फ इमेजिन किया था कि वो पियानो बजा रहे हैं, उनके दिमाग में भी वही चेंजेस पाए गए। तो बेसिकली जिन लोगों ने मेंटली रिहर्स किया था पियानो बजाना, उनके दिमाग में भी वही ब्रेन सर्किट्स की ग्रोथ हुई एज कम्पेयर टू उन लोगों की जिन्होंने फिजिकली रियल लाइफ में पियानो बजाया था। इससे हम 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ सकते हैं। पहला, कि हमारा दिमाग बदलता है फिजिकली सिर्फ हमारे थॉट्स की वजह से, और दूसरा कि जब हम ट्रूली फोकस होते हैं और सिंगल माइंडेडली सोचते हैं, तो हमारे दिमाग को हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता है। इसको कहते हैं मेंटल रिहर्सल, जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। सेकंड चीज़ है आपकी बॉडी। क्या आपका माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है या आपकी बॉडी आपके माइंड को? तो जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, यूजुअली हमारा माइंड कंट्रोल में होता है, लेकिन जैसे ही वो हैबिट बन जाता है, हमारी बॉडी टेक ओवर कर लेती है। ड्राइविंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तो आपका सारा अटेंशन और फोकस रोड पे होता है। आप ब्रेक, क्लच, गियर, हर चीज़ के ऊपर अपना माइंड फोकस करते हैं। लेकिन एक बार जब आपकी वो हैबिट बन जाती है, तो आप गाना सुनते हैं, आप कुछ भी सोचते रहते हैं और आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ड्राइव करती रहती है। ऐसे ही कितनी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिसमें आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर लेती है। और हमारी बॉडी को हैबिट तोड़ना बिल्कुल नहीं पसंद है, उसको चेंज नहीं पसंद है। इसीलिए हम ज़्यादातर टाइम जब चेंज करना चाहते हैं अपने आप को, हम सक्सीड नहीं करते हैं, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को एक चीज़ करने के लिए ट्रेन कर रखा है और फिर हम चाहते हैं एकदम से एक दिन में चेंज हो जाए। ये चीज़ इम्पॉसिबल होती है। तो अगर आपको अपनी बॉडी की हैबिट को चेंज करना है, तो आपको अपनी बॉडी से सही तरीके से कम्युनिकेट करना होगा।
तो अगर थॉट्स लैंग्वेज ऑफ द माइंड है तो फीलिंग्स लैंग्वेज ऑफ द बॉडी होती है। तो अपनी बॉडी को कोई चीज़ करने के लिए कन्विंस करना है अगर आपको, तो आपको फील करना होगा उसको अपनी बॉडी में, वहीं से आपको एनर्जी मिलेगी कोई नया काम करने के लिए। तो हमारा माइंड हमारी बॉडी से 3 चीज़ों को यूज़ करके कम्युनिकेट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोपेप्टाइड्स, हॉर्मोन्स। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जब आपको बहुत भूख लगी होती है तो आपके दिमाग में कोई थॉट्स आते हैं, आपके दिमाग में कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जिससे आपके दिमाग में खाने की चीज़ों की इमेजेस आती हैं। इन इमेजेस को देख के आपकी बॉडी में न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज होते हैं। इनके रिलीज होने के बाद आपके बॉडी में हंगर हार्मोन्स आते हैं और आपके मुंह में पानी आने लगता है। आप इस खाने की इमेज जितना अपने दिमाग में विविड बनाते जाएंगे उतना आपको भूख लगने लगेगी और आपके मुंह में पानी और आने लगेगा। तो इससे आप देख सकते हैं कि आपके माइंड और बॉडी में कितना पावरफुल लिंक है। और जैसे आपकी बॉडी ड्रग से एडिक्टेड हो सकती है वैसे ही उसको नेगेटिव इमोशंस के भी एडिक्शंस हो सकते हैं। अगर आपको एडिक्शन है टू एन इमोशन जैसे कि गिल्ट, तो आपके लिए डिसिप्लिन बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि डिसिप्लिन ना होके आप अपने गिल्ट एडिक्शन को फीड करते रहते हो। तो यहाँ पे सोल्यूशन ये है कि आपको अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके वैसा फील करना होगा जैसा आप फील करना चाहते हैं। जैसे कि आप खाना अपने दिमाग में इतना असली बना सकते हैं कि आपके मुंह में पानी आ जाए, वैसे ही आपको अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके विनिंग, जॉय, ग्रैटिट्यूड को इतना असली बनाना होगा अपने दिमाग में कि उसको आप अपनी बॉडी में फील कर पाओ। नेक्स्ट चीज़ है टाइम। हम लोग या तो फ्यूचर की एंजाइटी में रहते हैं या पास्ट के रिग्रेट में रहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग को रियलिटी और मेमोरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता है। इसीलिए जब आप किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के बारे में सोचते हैं जो आपके साथ पास्ट में हुआ है, आप उसके बारे में बस सोच के ही सैड फील करने लगते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को लगता है कि वो अभी असल में हो रहा है। एक्सट्रीम केसेस में लोगों को PTSD हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक आदमी जिसने नई गाड़ी ली और पहले दिन ही उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाए। अब जब भी वो इस एक्सीडेंट के बारे में सोचता है उसको बुरा लगता है और गुस्सा आता है कि उसकी नई खरीदी हुई गाड़ी बेकार हो गई, और इससे उसका मूड चेंज हो जाता है। वो अपने आसपास के लोगों पे गुस्सा हो जाता है या वो डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन अगर यही आदमी दूसरी तरीके से सोचता, अगर वो सोचता कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी उसको कोई चोट नहीं पहुंची, ऊपर वाले ने उसकी जान बचा ली, तो अगर वो ऐसे सोचेगा तो जब भी इस एक्सीडेंट का थॉट उसके दिमाग में आएगा उसको ग्रैटिट्यूड फील होगा। वो अपनी फैमिली के साथ और टाइम स्पेंड करेगा और अपनी ज़िंदगी का हर एक पल एंजॉय करेगा। तो इसीलिए आप अपने पास्ट के बारे में कैसे सोचते हैं इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपका फ्यूचर भी डिटर्मिन होता है। टू ब्रेक द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ यू हैव टू लिव इन अ न्यू लाइन ऑफ टाइम। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ द 3 ब्रेन सिस्टम के बारे में, जिसको यूज़ करके आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी हमारी पर्सनल रियलिटी बन जाती है, और हमारी पर्सनैलिटी हमारे दिमाग के 3 हिस्सों से बनती है। पहला है नियो कॉर्टेक्स, जिसको थिंकिंग ब्रेन बोलते हैं। ये नॉलेज प्रोसेस करते हैं और नई चीज़ें सीखने में मदद करता है। दूसरा होता है लिम्बिक ब्रेन, जिसको इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं। इससे हमारी बॉडी में केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे हमें एक्सपीरियंसेस याद रहते हैं। और तीसरा होता है सेरिबेलम, जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है। ये हमारे हैबिचुअल थॉट्स, एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को स्टोर करता है और ऑटो पायलट में हर चीज़ चलाता है। और ये तीनों दिमाग के हिस्से जो डिस्पेंजा के हिसाब से थिंक डू बी मॉडल में काम करते हैं। न्यू कॉर्टेक्स से हम कुछ सोचते हैं, लिम्बिक ब्रेन से हम कुछ करते हैं, और अल्टीमेटली जब वो एक्शन ऑटोमेटिक होता है तो हमारे सबकॉन्शियस में मतलब सेरेबेलम में स्टोर हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल, हम सोचते हैं कि हमें अपनी लाइफ में और खुश होना है, फिर हम हज़ारों बुक्स पढ़ते हैं खुशी के बारे में, और फिर हम वो चीज़ें करते रहते हैं जब तक कि वो ऑटोमेटिकली ना हो जाए। हम होप करते हैं कि वो हमारे सबकॉन्शियस में चला जाए, लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये सही तरीका नहीं है करने का। हमें एक्चुअली इसका उल्टा करना चाहिए। हमें पहले अपने सबकॉन्शियस पे काम करना चाहिए। पहले हमें एक स्टेट ऑफ बीइंग में पहुंचना है, फिर उसी से हमारे एक्शंस चेंज होंगे और फिर अल्टीमेटली हमारे थॉट्स भी चेंज होंगे। तो जो डिस्पेंजा के हिसाब से थिंक डू बी करने के बजाय एक शॉर्टकट है जिससे हम डायरेक्टली थिंक से बी पे पहुंच सकते हैं, और हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है उस फाइनल स्टेट में पहुंचने के लिए। यही प्रोसेस यूज़ करके हम अपना नया वर्जन बना सकते हैं यूजिंग मेडिटेशन। मेडिटेशन आपका अटेंशन आपके एनवायरनमेंट, बॉडी एंड टाइम से हटा के आपके अंदर ले आता है, ताकि आप अपने इंटेंशंस और थॉट्स पे फोकस कर सकें। मेडिटेशन को यूज़ करके आप अपने एनालिटिकल माइंड को बंद कर देते हैं, ताकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकें। इसके बारे में आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि हर कंप्यूटर में या हर फ़ोन में एक डीबगिंग मोड होता है, जहाँ पे जाके आप सॉफ्टवेयर को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। वैसे ही मेडिटेशन आपको अपने दिमाग का डीबगिंग मोड दे देता है, जिसको यूज़ करके आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो जो डिस्पेंजा हमें एक 4 वीक का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं मेडिटेशन का। और शुरू करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि मेडिटेशन हमेशा एक क्वाइट नॉन डिस्ट्रैक्टिंग जगह पे करिए और अच्छे पोस्चर में बैठ के करिए। वीक 1 में आप बस दरवाज़ा खोलते हैं अपने क्रिएटिव स्टेट के लिए। ये करते हैं आप इंडक्शन टेक्निक को प्रैक्टिस करके।
इंडक्शन टेक्निक बेसिकली एक तरह का ट्रांस होता है जिसमें आप अपनी ब्रेन वेव्स को कम कर लेते हैं। इंडक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि बेसिकली आप अपने आप को इतना रिलैक्स करते हैं कि आप धीरे धीरे खुद ही को हिप्नोटाइज कर लेते हैं और अपनी ब्रेन वेव्स को स्लो कर लेते हैं। इसको करने के 2 तरीके जो डिस्पेंजा ने बताएं। एक है बॉडी पार्ट इंडक्शन, मतलब कि आप अपनी बॉडी में धीरे धीरे अवेयरनेस लाते हैं। आप अपने सर से शुरू करते हैं और अपनी बॉडी के एक एक लोकेशन को रिलैक्स करते जाते हैं। और दूसरा है वाटर राइजिंग इंडक्शन, जिसमें आप इमेजिन करते हैं कि धीरे धीरे नीचे से पानी आपकी तरफ ऊपर आ रहा है और वो आपकी बॉडी को नीचे से लेके ऊपर तक कवर कर रहा है। सेकेंड वीक में आप चेंज करते हैं द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। इसमें आप स्टेप 1 इंडक्शन के बाद 3 स्टेप और ऐड करते हैं। तो स्टेप 2 है रिकग्नाइजिंग। इंडक्शन करने के बाद आप रिलैक्स हो जाते हैं और फिर आपको सोचना होता है कि आपकी लाइफ में रूट प्रॉब्लम क्या है, कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, वो कैसा फील होते हैं आपके बॉडी के अंदर और क्या स्टेट ऑफ माइंड की वजह से वो इमोशंस ट्रिगर होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3, एडमिटिंग एंड डिक्लेयरिंग। इसमें आप अपनी पुरानी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को याद दिलाते हैं कि आप क्यों अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। आप इसको अपने दिमाग के अंदर भी कहते हैं और लाउडली बाहर भी बोलते हैं। स्टेप नंबर 4 है सरेंडरिंग। एक बार जब आपने एडमिट कर लिया और डिक्लेयर कर लिया, इसके बाद आप उस प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं। आप उसको गॉड पे या अपने हायर पावर पे छोड़ देते हैं कि वो आपके लिमिटेशंस को हटाएंगे आपके लिए और आपके मेंटल ब्लॉक्स को रिजॉल्व करेंगे। वीक 2 में आपको बस यही 3 स्टेप और ऐड करने हैं। अब आता है वीक 3, डिसमेंटल द मेमोरी ऑफ द ओल्ड यू। इस वीक में आप स्टेप 5 और स्टेप 6 ऐड करेंगे। स्टेप 5 है ऑब्जर्विंग एंड रिमाइंडिंग। इसमें आपको बस ऑब्जर्व करना है कि कब आपकी ओल्ड सेल्फ वापस आती है और जब आप मेडिटेशन के लिए बैठेंगे उस टाइम आपको बस अपने आप को रिमाइंड करना है कि ये पास्ट सेल्फ आपको नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद आता है स्टेप 6 विच इज़ रीडायरेक्टिंग। अपने मेडिटेशन में आप इमेजिन करते हो कि आप कब अपने ओल्ड सेल्फ की तरफ बढ़ते जा रहे हो और फिर आप जोर से बोलते हो चेंज और अपने आप को नई डायरेक्शन की तरफ पुश करते हो। फिर आता है वीक 4 जो लास्ट वीक है, जिसमें आप अपने लिए एक नया माइंड बनाते हो फ्यूचर के लिए, जिसमें आप स्टेप नंबर 7 ऐड करते हो क्रिएटिंग एंड रिहर्सिंग। इस स्टेप में आप सोचते हो कि आपके रोल मॉडल्स क्या हैं, आपको किस टाइप का इंसान बनना है और आप अपने माइंड को चेंज करके, अपनी ओल्ड हैबिट्स को चेंज करके इसकी तरफ पॉइंट करते हो। तो ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया उनका 28 वीक मेडिटेशन। मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा आप ये बुक पढ़ें और उनके सारे रिकमेंडेशंस को फॉलो करें 4 हफ्ते के लिए। सबकॉन्शियस माइंड को आप सोने से पहले भी यूज़ बहुत पावरफुल तरीके से कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अभी के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।